अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं उनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, और इसके अलावा अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन कौन सी होती हैं, और इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बेयर्ड लैम्बर्ट लॉ क्या है, तो इसको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर सीरीज़ जो है कितना फ़ायदा दे रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले है जी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। ठीक है, सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट बाय मॉलिक्यूल्स विच काजेज इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, movement of electrons from a lower energy molecular orbit to a higher energy orbital. It is an absorption spectroscopy technique used for qualitative and quantitative analysis. अब इसमें सिंपल है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेस पे हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स आती हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यानी यूवी और विजिबल रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन के नतीजे में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक्साइट होते हैं। ठीक है, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं, ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है और इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन के नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि इसमें हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन यूज़ करते हैं और विजिबल रीजन। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट रीजन जो है उसकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है, 200 से 400 नैनोमीटर तक हम यूज़ करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, और इसमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 6.2 टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है। इसी तरह विजिबल रीजन जो है वो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि 400 से 800 नैनोमीटर, 400 से 800 नैनोमीटर जो है विजिबल रीजन है, और इस रीजन को यूज़ किया जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। अब इसमें हम देखें तो इसमें एनर्जी रेंज जो है मीडियम है, 3.10 टू 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेंज है विजिबल रीजन की। अब इसमें एक और टर्म है दैट इज़ फार यूवी जो है वो 200 नैनोमीटर से लेस है। ठीक है, अब फार यूवी जो है इट रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट ड्यू टू एयर एब्जॉर्प्शन। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बिलो 200 नैनोमीटर रेडिएशन यूज़ करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिलो 200 नैनोमीटर जो है वो रीजन आता है फार यूवी में। ठीक है, और आम तौर पे इस रीजन को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इस रीजन में जो है मॉलिक्यूल्स एयर एब्जॉर्प्शन होती है, यानी जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है बिलो 200 नैनोमीटर। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल इक्विपमेंट को यूज़ किया जाता है अगर हम बिलो 200 नैनोमीटर रेडिएशन को यूज़ करेंगे इस मकसद के लिए। तो यहाँ ज़रा देखिएगा विजिबल रीजन जो है, तो इसमें कलर एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द वेव लेंथ एब्जॉर्ब, यानी जो कलर शो होते हैं, कलर डिफरेंट कलर शो होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कलर ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि विजिबल रीजन में टोटल 7 कलर्स आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो उनकी क्या है, उनकी डिफरेंट वेवलेंथ है। ठीक है,
तो कौन सा कलर शो होगा, कौन सा कलर हम ऑब्जर्व करेंगे, ये डिपेंड करता है कि किस वेव लेंथ वाली रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, और कौन सी फिर अमिट हुई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन, जब सब्सटेंस क्या करते हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, व्हेन यूवी और विजिबल रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन्स इन पाई और non bonding n orbitals absorb energy and are excited to higher energy anti bonding orbitals such as pi star और sigma star। अब होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, तो उस एब्जॉर्प्शन के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, वो एक्साइट होते हैं हायर ऑर्बिटल्स में, ठीक है, यानी बॉन्डिंग और जो है नॉन बॉन्डिंग एन ऑर्बिटल से कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स में, ठीक है। So this transition represents the core mechanism of UV visible spectroscopy, where absorption of specific wavelength causes electronic transition। अब जरा देखिएगा कि यहाँ भी वेवलेंथ रीजन जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जिस वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ही एक्साइट। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, और किन कंपाउंड्स में होती हैं। तो जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है इसमें है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, इसके अलावा सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है 6 टाइप्स की ट्रांजिशन है, लेकिन क्या तमाम ट्रांजिशंस अलाउड होती हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉट ऑल ट्रांजिशंस आर अलाउड। तो इसमें सबसे पहले जो ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू कोरिस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग में ये ट्रांजिशन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएंगे और इसके लिए जो है एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन है, तो मीथेन में सी एच बॉन्ड है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, सारे ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, मीथेन में। तो इसमें जो ट्रांजिशन होगी वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी और इसकी जो एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होती है वो होती है 125 नैनोमीटर, ठीक है, 125 नैनोमीटर पे। इसी तरह सेकंड जो है वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें क्या होगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक्साइट होकर जाएंगे एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में, ठीक है। और वो तमाम कंपाउंड्स के जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक अल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, नाइट्राइल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। फॉर एग्जांपल अल्कीन्स है, तो अल्कीन्स जनरली एब्जॉर्ब इन द रीजन 170 टू 205 नैनोमीटर, ठीक है, अल्कीन्स जो हैं वो इस रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है एन टू सिग्मा स्टार। अब एन टू सिग्मा स्टार जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कि जिनमें एक हेट्रो एटम मौजूद हो, कॉन्टेनिंग एटम्स विद लॉन पेयर, ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स के जिनमें कोई लॉन पेयर वाला एटम मौजूद है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस वगैरह, तो उनमें क्या होता है, उनमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है, ठीक है। सो दीज ट्रांजिशन यूजली रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, ये वाली ट्रांजिशन जो है ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार की निस्बत इसमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप विद एन टू सिग्मा स्टार पीक्स इन यूवी रीजन इज स्मॉल। अब इनमें जो एब्जॉर्बेंस होती है वो राउंड अबाउट 150 टू 250 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अच्छा, इसमें नेक्स्ट देखिएगा, इसमें है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स से प्रमोट होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे कंपाउंड्स
कि जिनमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, और हेट्रो एटम भी मौजूद है, लाइक कार्बोनाइल्स कंपाउंड हो गए, साइनाइड ग्रुप जिसमें है नाइट्राइल्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है इसमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड शो एब्जॉर्बेंस, इसमें जो एब्जॉर्बेंस होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे होती है, अराउंड 300 नैनोमीटर। अब आपने याद रखना है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है ट्रांजिशन के लिए, ठीक है, तो उसकी एब्जॉर्बेंस उतनी लेस वेवलेंथ पे हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट जो है सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन है, ठीक है। दीज आर फॉरबिडन ट्रांजिशन एंड आर। अच्छा, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इनमें जो एब्जॉर्प्शन होती है वो अबव 200 नैनोमीटर होती है, ठीक है, विच इज़ असेसिबल टू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब हमने पहले बात की थी कि जो 200 नैनोमीटर से बिलो है उसे हम फार यूवी कहते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ठीक है, या एयर जो है वो क्या करती है, वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो रीजन जो है वो स्टडी के लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आम तौर पे जो स्टडी होती है वो अबव 200 नैनोमीटर होती है। तो अबव 200 नैनोमीटर कौन सी ट्रांजिशन होती हैं, उसमें एन टू पाई स्टार है और पाई टू पाई स्टार, ठीक है। तो यहाँ जरा देखें, द यूवी स्पेक्ट्रम इज ऑफ ओनली अ फ्यू ब्रॉड ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, तो यूवी स्पेक्ट्रम जो है वो रिलेटिवली ब्रॉड होता है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि हमने जो सभी ट्रांजिशन का जिक्र किया है, तो यहाँ पे समरी ज़रा देखिएगा, ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन, द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमारे पास पाई जो है ये बॉन्डिंग है, सिग्मा भी और पाई दोनों बॉन्डिंग है, उसके बाद एन जो है ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और पाई स्टार और सिग्मा स्टार दीज आर एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिक्वायर्ड है, वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है ये अलाउड है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है एनर्जी किस में ज़्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज़ एन टू सिग्मा स्टार, ठीक है, एन टू सिग्मा स्टार। उसके बाद जो है वो आता है पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एन टू पाई स्टार, ठीक हो गया। अब ये वाले जो दो हैं, ठीक है, ये जो है सिग्मा टू पाई स्टार और एन सॉरी पाई टू सिग्मा स्टार, तो ये दोनों फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है, दोनों क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अब ये वाली जो है, ये हमने बात की सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाली, तो ये किन में होता है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है, जिनमें सारे ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एन टू सिग्मा स्टार कब होगी, ऐसे कंपाउंड्स जो कि हैं तो सैचुरेटेड, लेकिन जिनमें क्या मौजूद है, हेट्रो एटम्स मौजूद है विद अ लोन पेयर, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन वगैरह, ठीक है। इस तरह पाई टू पाई स्टार जो है ये किन में होती है, ऐसे कंपाउंड्स में जो कि अनसैचुरेटेड हैं, जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और एन टू पाई स्टार किन में होगी, ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद है, साथ में हेट्रो एटम्स मौजूद हैं विद लॉन पेयर। तो ये सारी कहानी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जितनी भी ट्रांजिशन हमने बात की है, ठीक है, क्या वो सारी ही अलाउड हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन रूल है, नॉट ऑल ट्रांजिशन आर अलाउड। सिलेक्शन रूल हमें क्या बताता है कि सारी जो है ट्रांजिशन वो अलाउ नहीं होती, ठीक है। इसमें कुछ जो है क्या होती हैं, फॉरबिडन होती हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसमें नॉट आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर इक्वली probable. The probability of a transition occurring is governed by selection rule, which is based on quantum mechanical principle. These rules determine whether a transition is allowed, high probability and strong absorption, और forbidden यानी low probability और weak absorption. अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारी ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस की हैं, क्या वो अलाउड हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉट ऑल ट्रांजिशंस आर अलाउड। तो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ट्रांजिशन जो है वो दो तरह की हैं, अलाउड और फॉरबिडन। अलाउड ट्रांजिशन का मतलब है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, जिसमें एब्जॉर्प्शन स्ट्रांग होगी,
और फॉरबिडन जो ट्रांजिशन है उसका मतलब है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी लो है और जिसमें एब्जॉर्प्शन भी क्या होती है, वीक होती है। तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन रूल है, तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बताता है? द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट चेंज ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन। स्पिन सिलेक्शन रूल बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो ट्रांजिशन के दौरान चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्पिन चेंज नहीं होती इट विल बी अलाउड ट्रांजिशन, और अगर स्पिन चेंज हो जाती है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में चली जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर वो स्पिन फॉरबिडन होगी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है सिंगलेट टू सिंगलेट है तो अलाउड, और अगर सिंगलेट टू ट्रिपलेट है तो फिर क्या होगा, फॉरबिडन होगी। ठीक है, या फिर अगर वो होती है ट्रांजिशन तो वो बहुत ही वीक होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक क्या है अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड का मतलब हाई प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, और फॉरबिडन का मतलब लो प्रोबेबिलिटी वीक एब्जॉर्प्शन। और इसमें पहला रूल जो है वो क्या है, स्पिन सिलेक्शन रूल, कि ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब है सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन हो रही है तो वो अलाउड होगी, और अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में हो रही है तो फॉरबिडन होगी। अब यहाँ पे स्पिन का वही मतलब है जो आम तौर पे आप देखते हैं कि ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, एक की काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन है, एक की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो ट्रांजिशन हमेशा क्या होगी कि सिंगलेट टू सिंगलेट होगी, यानी कि ट्रांजिशन के दौरान स्पिन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तब अलाउड है, और अगर स्पिन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है, फॉरबिडन है। नेक्स्ट जो रूल है वो ज़रा देखिए, नेक्स्ट रूल जो है वो है लेपरेट सिलेक्शन रूल, और ये सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि ट्रांजिशन दैट इन्वॉल्व अ चेंज इन पैरिटी फ्रॉम जीरेट टू अनजीरेट और वाइस वर्सा आर अलाउड। अब इसका मतलब है कि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर जीरेट से अनजीरेट में ट्रांजिशन हो रही है या अनजीरेट से जीरेट में ट्रांजिशन हो रही है तो वो अलाउड है, और अगर जीरेट से जीरेट में और अनजीरेट से अनजीरेट में ही ट्रांजिशन है तो वो क्या है, फॉरबिडन है। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देख लें कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जीरेड कहते हैं, इसका मतलब है इवन, जर्मन वर्ड है इसको, इसका मतलब है इवन, यानी एक ऐसा ऑर्बिटल जीरेड कहलाएगा। ठीक है, कि जिसमें सिमिट्री की जो है, सिमिट्री उसकी अनचेंज रहे। इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड अपॉन इन्वर्जन थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के सेंटर से उसको इन्वर्ट किया जाए तो उसकी सिमिट्री चेंज ना हो, दैट ऑर्बिटल इज जीरेड। ठीक है, दैट इज इफ यू इन्वर्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट इन द ऑर्बिटल थ्रू द सेंटर ऑफ सिमिट्री द ऑर्बिटल लुक्स द सेम, यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसके सेंटर ऑफ सिमिट्री से आप क्या करें, तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, उसके बावजूद ऑर्बिटल सेम तरह रहे। ठीक है, लुक्स द सेम। ठीक है, यानी उसकी सिमिट्री जो है वो अनचेंज ना हो, चेंज ना हो, अनचेंज रहे, तो इसका मतलब है वो ऑर्बिटल जीरेड। अच्छा, दूसरा जो है वो है अनजीरेड। अब अनजीरेड का मतलब है ऑड, यानी एक ऑर्बिटल अनजीरेड होगा। ठीक है, अगर उसका साइन जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, यानी उसकी सिमिट्री जो है वो चेंज हो जाए, एसिमेट्रिक हो जाए अपॉन इन्वर्जन थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी उसके क्या हो कि सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी सिमिट्री जो है वो क्या हो, चेंज हो जाए, तो वो ऑर्बिटल अनजीरेट कहलाएगा। तो दैट मीन्स द ऑर्बिटल हैज़ ऑपोजिट फेज और साइन आफ्टर इन्वर्जन। ठीक है, अब ये जो हम रूल डिस्कस कर रहे थे, लेपरेट सिलेक्शन रूल, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर ट्रांजिशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्बिटल जो है उसकी सिमिट्री, यानी जिरेड से अनजिरेड हो जाए या अनजिरेड से जिरेड, तो वो अलाउड है। और अगर जिरेड से जिरेड हो और अनजिरेड से अनजिरेड रहे तो फिर वो क्या है, फॉरबिडन। तो ये जो है ये लेपरेट सिलेक्शन रूल ये अप्लाई होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। और इसमें ज़रा देखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अ सेंटर ऑफ सिमिट्री, यानी जहाँ पे डी डी ट्रांजिशन होती है, आर लेपरेट फॉरबिडन बट कैन अक्कर वीकली ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उसमें क्या होता है, जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है, तो क्या होगा, उनमें डी डी ट्रांजिशन जो है वो लेपरेट फॉरबिडन होगी,
लेकिन वो वीकली अक्कर इस वजह से होगी ड्यू टू द वाइब्रोनिक कपलिंग। वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होता है? वाइब्रेशन इंड्यूस्ड सिमेट्री ब्रेकिंग, यानी वाइब्रेशन की वजह से जो सिमेट्री ब्रेक होती है उसे हम वाइब्रोनिक कपलिंग कहते हैं। और इस वजह से क्या होगा, वो वीकली अब्जॉर्प्शन होगी उसमें। ठीक हो गया, तो ये एक रूल था। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैप कंसिडरेशन। अब यहाँ जरा देखिएगा, ट्रांजिशन सच एज सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार आर टिपिकली अलाउड ड्यू टू गुड ऑर्बिटल ओवरलैप। यहाँ पे क्या है कि सिग्मा और सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है। किस वजह से? ड्यू टू द गुड ऑर्बिटल ओवरलैप। और जो ट्रांजिशन है एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार आर ऑफन पार्शली फॉरबिडन। ठीक है, ये क्या है, ये फॉरबिडन है या वीकली अलाउड है। रीजन क्या है कि इनमें पुअर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और इनमें जो डायपोल मोमेंट है उसमें लो ट्रांजिशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ऑर्बिटल जो है अगर वो सेम है, एक जैसे हैं, तो उनमें जो ट्रांजिशन है गुड ओवरलैपिंग की वजह से अलाउड होती है। और अगर ऑर्बिटल जो हैं वो क्या हैं, वो एक जैसे नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, उनमें वीकली ओवरलैपिंग की वजह से वो ट्रांजिशन जो है वो पार्शली फॉरबिडन होगी या वीकली अलाउड। अच्छा, नेक्स्ट है दैट इज अ सिमेट्री रूल। अब सिमेट्री रूल क्या है? दैट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री। ये रूल कहता है कि ट्रांजिशन अलाउ तब होगी only if the product of the symmetries of the initial and final states along with the electric dipole operator contains the totally symmetric representation of the molecule। अच्छा, यहाँ पे हम जो सिलेक्शन रूल है उसको समराइज करते हैं कि सिलेक्शन रूल में हमने सबसे पहले स्पिन रूल को डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर तो स्पिन जो है वो चेंज नहीं होती, अनचेंज रहती है, देन ट्रांजिशन अलाउड होगी। और अगर स्पिन चेंज हो जाती है, ठीक है, देन वो फॉरबिडन है। इसी तरह लेप्रोट रूल के अकॉर्डिंग अगर जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनमें जेरन टू अनजेरंट, देन अलाउड ट्रांजिशन। और अगर जेरन टू जेरंट या फिर अनजेरन टू अनजेरंट रहता है, यानी कि नो पैरिटी चेंज है, ठीक है, देन वो क्या होगा, फॉरबिडन। ठीक है, और उसके बाद ऑर्बिटल ओवरलैप की बात है, तो इसमें अगर तो ऑर्बिटल जो हैं वो सेम है, पाई टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार, तो ये अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, और अगर जो है क्या हो ऑर्बिटल्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है सिग्मा टू पाई स्टार या पाई टू सिग्मा स्टार आता है, देन वो फॉरबिडन होगा। ठीक है, और ये जो है एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ये वीकली अलाउड होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है। उसके बाद सिमेट्री कंसिडरेशन की बात करें तो ट्रांजिशन, वो वाली ट्रांजिशन जहाँ पे सिमेट्री रूल्स ओबे होते हैं तो वो अलाउड ट्रांजिशन होगी। और जहाँ पे सिमेट्री जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वायलेशन होती है, तो देन क्या होगा, वो ट्रांजिशन क्या होगी, फॉरबिडन होगी। तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि तमाम जो है सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग हम समराइज़ करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजिशन जो हैं उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है ये अलाउड है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है और ये फुली अलाउड है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल। उसके बाद पाई टू पाई स्टार है, तो ये भी अलाउड ट्रांजिशन है, इसकी भी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। और इसकी रीज़न क्या है कि गुड सिमेट्री है और स्ट्रॉन्ग पाई टू पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है एन टू सिग्मा स्टार, ये वीकली अलाउड है, इसकी प्रोबेबिलिटी मीडियम है। और रीज़न क्या है कि इसमें जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि मॉडरेट है। ठीक है, और इसमें सिमेट्री जो है उसमें मिस मैचिंग है, तो इस वजह से ये क्या है, ये वीकली अलाउड है। उसके बाद हम बात करें एन टू पाई स्टार। अब एन टू पाई स्टार जो है इसकी ये ट्रांजिशन अलाउड है, वीकली अलाउड है, और इसकी प्रोबेबिलिटी लो है। रीज़न क्या है कि पुअर ओवरलैपिंग है और लो ट्रांजिशन डायपोल मोमेंट की वजह से, और सिमेट्री जो है वो फेवरेबल नहीं है। इन कंडीशन की बेस पे ये वीकली अलाउड है। अब जब बात करते हैं डी टू डी ट्रांजिशन जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, तो लेप्रोट रूल के अकॉर्डिंग ये फॉरबिडन है। ठीक है, लेकिन ये वीकली अलाउड है ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग। ठीक है, वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है कि सिमेट्री जो है चेंज होती है, इस वजह से ये वीकली अलाउड होगी। लेकिन लेप्रोट रूल के अकॉर्डिंग
अब इसमें क्या है, इसमें जी टू जी ट्रांजिशन है, तो जी टू जी ट्रांजिशन जो है वो क्या होती है, फॉरबिडन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पाई टू सिग्मा स्टार या फिर सिग्मा टू पाई स्टार, ये दोनों ही फॉरबिडन हैं और वेरी लो प्रोबेबिलिटी है इनकी। रीज़न क्या है कि इनमें सिमेट्री जो है मिसमैच है और पुअर ऑर्बिटल अलाइनमेंट होती है, ठीक है, और इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, फॉरबिडन। और अगर हम बात करें सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्पिन की बेस पे, तो स्पिन की बेस पे क्या होगा, स्पिन फॉरबिडन होगी ये, ठीक है, और वेरी लो प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन जो है ये तब होती है जब स्पिन चेंज हो रही हो, ठीक है, तो ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है कि स्पिन जो है वो अनचेंज्ड रहे। तो ये ओवरऑल जो है ट्रांजिशन जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसकी समरी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेयर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। बेयर लैम्बर्ट लॉ क्या है, ठीक है, इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। एब्जॉर्बेंस ए, और यहाँ पे जो है ये जो है एप्सिलॉन नॉट दैट इज अ मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है, ई जो लिखा हुआ है, और इसका यूनिट होता है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। इसी तरह पाथ लेंथ जो है ये सेंटीमीटर में है, कंसंट्रेशन होगी मोल पर लीटर में। तो इसका लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट या आई जीरो ओवर आई, ठीक है। यहाँ पे आई नॉट जो है ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है और आई जो है ये इन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है। तो अगर आप इसकी रेशियो का लॉग लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, एब्जॉर्बेंस के इक्वल। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा इसमें की फीचर क्या है, की पॉइंट्स के एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेयर लैम्बर्ट लॉ की मदद से हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे। तो फिर उस एब्जॉर्बेंस के की जो वैल्यू आएगी तो उससे हमें ग्राफ ड्रा करेंगे जिससे हमें कंसंट्रेशन जो है मेजर करने में हेल्प होगी। तो इसका मतलब है एब्जॉर्बेंस जो है वो किससे रिलेट कर रही है, कंसंट्रेशन से। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर प्लॉट ड्रा किया जाए यानी ग्राफ ड्रा किया जाए एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। तो कैलिब्रेशन के थ्रू जो है अननाउन सैंपल की हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ है वो एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम नाउन कंसंट्रेशन के एब्जॉर्बेंस फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इस तरह क्या आएगा, वैल्यूज़ आएंगी एब्जॉर्बेंस की, उसकी मदद से हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। और इस ग्राफ की कैलिब्रेशन के थ्रू जो है हमें क्या होगा, हमें अननाउन सैंपल की कंसंट्रेशन मालूम हो जाएगी। अब ये ज़रा देखिएगा कि अगर हम प्लॉट ड्रा करेंगे एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब बेयर लैम्बर्ट लॉ का जो टॉपिक है, ठीक है, ये हमने फोटोकेमिस्ट्री के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप में कोई भी बेयर लैम्बर्ट लॉ को डिटेल में समझना चाहता है तो फोटोकेमिस्ट्री के चैप्टर वाला लेक्चर जो है वो आप डिटेल में सुनें। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टर्म्स यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आमतौर पे जो टर्म्स यूज होती हैं इसमें सबसे पहले जो है दैट इज़ अ क्रोमोफोर, ठीक है। क्रोमोफोर क्या है, बेसिकली ये मॉलिक्यूल का वो वाला पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर आर कॉल्ड एज क्रोमोफोर, ठीक है। यानी एक मॉलिक्यूल है उसमें ऐसा ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो क्या करता है, जो उस मॉलिक्यूल को कलर इम्पार्ट करने की वजह हो, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोर कहते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर आर कॉल्ड एज क्रोमोफोर्स। या फिर हम इसे कहते हैं द फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएशन अबव 200 नैनोमीटर ड्यू टू n टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यानी मॉलिक्यूल में मौजूद एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स पे मुश्तमिल है और अबव 200 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन शो करता है, ठीक है। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एन डबल बॉन्ड ओ इस कार्बोनाइल साइनाइड ग्रुप, ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारे क्या हैं, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि अबव 200 नैनोमीटर अब्जॉर्प्शन शो करते हैं और मॉलिक्यूल को जो स्पेसिफिक कलर है, ठीक है, अगर विजिबल रीजन में वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल कलर्ड होगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर एज आर कॉल्ड
क्रोमोफोर। ठीक हो गया। इसी तरह एक और टर्म है दैट इज अ ऑक्सोक्रोम। अब ऑक्सोक्रोम क्या होता है? ऑक्सोक्रोम बेसिकली ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं कि जब उन्हें क्रोमोफोर के साथ अटैच किया जाए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस क्रोमोफोर की लाइट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, या इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है या वेव लेंथ जो है जिस पे वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा होता है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा, द फंक्शनल ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन इन नियर यूवी रीजन। नियर यूवी रीजन कौन सा है? अबव 200 नैनोमीटर। तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो कि नियर रीजन में, नियर यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते, लेकिन जब उन्हें क्रोमोफोर के साथ अटैच कर दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को और वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। ऑक्सोक्रोम जो है वो खुद नहीं करेंगे एब्जॉर्ब, लेकिन अगर क्रोमोफोर मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर दिया जाए उन्हें, तो फिर क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी और वेवलेंथ को चेंज कर देंगे। अब ये ज़रा देखिएगा, जैसे कि बेंजीन है, ठीक है, फिनोल है और एनिलीन। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि बेंजीन की एब्जॉर्प्शन हो रही है 255 नैनोमीटर पे। ठीक है, फिनोल जो है, अब हमने क्या किया, बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच कर दिया, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो 270 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स आएगी। ठीक है, और इसी तरह एनिलीन है तो 280 नैनोमीटर पे ये इसकी एब्जॉर्ब। इसी तरह हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं, हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को क्या कहा जाता है? इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यानी लैम्डा मैक्स, यानी वो वेवलेंथ जहां पे मॉलिक्यूल क्या करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, यानी लैम्डा मैक्स जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, शिफ्ट को कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट। अब आप जरा देखें कि जब हम विजिबल रीजन में कलर्स को डिस्कस करते हैं तो रेड जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ है। ठीक है, तो अगर लैम्डा मैक्स जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसे हम रेड शिफ्ट कहेंगे। और ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम और बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया है या फिर कोई ऑक्सोक्रोम अटैच कर दिया है तो इससे क्या होगा, लैम्डा मैक्स जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी रेड शिफ्ट इसे कहेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सोक्रोम ग्रुप, ठीक है, इसमें OH है, OCH3 है, ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ज़रा एक और एग्जांपल देखिएगा, अल्कलाइन मीडियम में जो पैरा नाइट्रोफिनोल है, ठीक है, ये रेड शिफ्ट शो करता है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, ठीक है, वो डीलोकलाइजेशन करता है मोर इफेक्टिवली देन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि अल्कलाइन मीडियम में पैरा नाइट्रोफिनोल किस फॉर्म में मौजूद होगा, वो इस डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, ये रिंग के साथ रेजोनेट करेगा, यानी डीलोकलाइजेशन होगी। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो क्या होगी, वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से पैरा नाइट्रोफिनोल जो है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुई है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट। इसी तरह एक और टर्म जैसे है हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है अगर वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो तो इसे हम क्या कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट है ये किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ग्रुप काजेज रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन और बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कोई भी रीजन जो क्या करे, जो कॉन्जुगेशन को रिमूव कर दे, कॉन्जुगेशन को कम कर दे, तो उससे क्या होगा, उससे ब्लू शिफ्ट होगी। ठीक है,
या सम टाइम सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से भी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा मैक्स जो है वो लोअर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। अब एग्जाम्पल जरा देखें। फॉर एग्जाम्पल एनिलीन है, एनिलीन ब्लू शिफ्ट शो करती है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में कैसे शो, ये एनिलीन है, तो एसिडिक मीडियम में जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह जो है इसके जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर है वो अब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इस तरह इसकी लैम्डा मैक्स है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ब्लू शिफ्ट। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म है दैट इज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, ठीक है। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है, ठीक है, कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाए, ठीक हो गया, इसको हम हाइपरक्रोमिक कहते हैं, ठीक है। हाइपर का वर्ड वैसे भी क्या होता है, बढ़ना, ठीक। इफ ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूसेस टू अ कंपाउंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, ठीक है। लैम्डा मैक्स था कि जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, और इंटेंसिटी जो है इसका मतलब क्या है कि कितना स्ट्रांगली वो उस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो क्या हो, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर गई, इसे हम हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पायरीडीन है, तो पायरीडीन में हमने ऑक्सोक्रोम मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और मिथाइल ग्रुप जो है ये क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे लैम्डा मैक्स भी इंक्रीज हो गई है और साथ साथ इसकी जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो गई है। तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। इसी तरह एक और टर्म है दैट इज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, कि जब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है कंपाउंड की वो डिक्रीज हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ जरा देखिएगा, ये यहाँ पे नेफ्थलीन जो है इसके साथ अपने मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, तो इसकी जो क्या है, इसकी जो है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वो क्या हुई है, वो डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो बस आपने ये नेम याद रखने हैं, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट है और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर हम इन सब को जो है एक समराइज करें, ठीक है, समराइज करें, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट रेड शिफ्ट है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट ब्लू शिफ्ट है। इंक्रीज इन इंटेंसिटी इज हाइपरक्रोमिक एंड डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज हिप्सो। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखें कि जो फैक्टर्स हैं दैट अफेक्टिंग यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सॉल्वेंट पोलैरिटी। अब ये याद रखिएगा, सॉल्वेंट पोलैरिटी जो है इट कैन शिफ्ट लैम्डा मैक्स ड्यू टू सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, ठीक है। सॉल्वेंट की वजह से जो लैम्डा मैक्स है, ठीक है, वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है ड्यू टू सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। उसके बाद हम पीएच की बात करें तो आयनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स कैन चेंज एब्जॉर्प्शन बिहेवियर। जब पीएच चेंज होती है तो उससे जो है आयनाइजेशन जो है वो भी वेरी करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में चेंज आएगा, ठीक है। तो पीएच के चेंज करने से भी एब्जॉर्प्शन बिहेवियर चेंज होता है। उसके बाद टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का माइनर इफेक्ट होता है ऑन स्पेक्ट्रम बट कैन इम्पैक्ट स्टेबिलिटी। टेम्परेचर जो है वो स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन स्पेक्ट्रम पर उसका माइनर इफेक्ट होगा। उसके बाद कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है, तो क्या होगा, लोअर एनर्जी पे वो शिफ्ट होगा और वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और हमने ये डिस्कस भी किया है कि अगर वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, शिफ्ट टू अ लॉन्गर वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। उसके बाद नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, ठीक है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्राइंग ग्रुप्स ये दोनों ही क्या करते हैं, ट्रांजिशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो सबसे पहले एनालिटिकल एप्लीकेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बेयर लैम्बर्ट लॉ को यूज़ करते हैं और मेटल आइंस को की डिटर्मिनेशन वाया क्लोरीमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस।
इसके अलावा काइनेटिक स्टडीज़ में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है, रियल टाइम की जो रिएक्शंस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। और जो प्योरिटी है इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एपीआई की जो प्योरिटी है उसको मेजर करने के लिए भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन क्वांटिफिकेशन जो है, ठीक है, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये स्पेसिफिक वेवलेंथ पे अब्जॉर्बेंस शो करते हैं। और एंजाइम काइनेटिक्स और बाई मॉलिकुलर इंट्रैक्शन जो हैं उसको मेजर करने के लिए भी, स्टडी करने के लिए भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में एसे ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इसके अलावा डेजोल्यूशन टेस्टिंग और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, इन सब की डिटर्मिनेशन के लिए भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको यूज़ किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन। यूवी स्पेक्ट्रा जो है ये बेसिकली प्लॉट है बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ, ठीक है। और लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ होती है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो होती है, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जिस वेवलेंथ पे शो होगी, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, ये इस ग्राफ में जो है 400 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है तो इट इज़ अ लैम्डा मैक्स, ठीक है। और इसके अलावा लैम्डा मैक्स पर जो एब्जॉर्बेंस होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम मोलर एब्जॉर्बिटिविटी एट लैम्डा मैक्स, ठीक है। यहाँ ज़रा देखिएगा, ये ई मैक्स जो है ये क्या है, ये मैक्सिमम मोलर एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्बिटिविटी है एट लैम्डा मैक्स। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, बेंजीन के लिए जो है लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो 254 है, और जबकि इसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 230 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। तो ये ओवरऑल जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की। नेक्स्ट हम लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इट लिमिटेड टू कंपाउंड्स विद पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो कंपाउंड्स के जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हों और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर वाले। तो क्या है कि ये उन कंपाउंड्स के लिए ही लिमिटेड है। और पुअर स्पेसिफिसिटी फॉर मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर जो हैं, ठीक है, उनके लिए जो है इसकी जो कह लें कि एबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसके अलावा सेंसिटिव टू सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट के चेंज होने से, टेम्परेचर के इफेक्ट से या पीएच के चेंज होने से एब्जॉर्प्शन जो है वो चेंज हो जाती है। सो ये सेंसिटिव है टू सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड पीएच। इसके अलावा इट कैन नॉट गिव डिटेल स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, इसकी बेस पे स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उसके लिए हम आईआर और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। और लास्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी समरी, जो आज का हमारा लेक्चर था, कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं और एब्जॉर्प्शन होती है मॉलिक्यूल्स में विद पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स, हमने डिफरेंट जो है ट्रांजिशंस पढ़ी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रोमोफोर एब्जॉर्ब क्रोमोफोर वो ग्रुप होता है मॉलिक्यूल का जो कि एब्जॉर्ब करता है यूवी विजिबल रेडिएशंस, और ऑक्सोक्रोम जो है ये क्या करता है, ये इन्हांस या मॉडिफाई करता है एब्जॉर्प्शन को। बेयर लैम्बर्ट लॉ जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम ड्रग टेस्टिंग में, बायोलॉजिकल रिसर्च में और रूटीन लैब एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको इसका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। दुआ